साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म दी नवोदय क्लासेस में। और आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होना है उसके लिए। अब आप सभी को अभी से लगना होगा, ठीक है। आप सभी लोग अभी से लग जाइए और अपनी तैयारी को एक मुकाम तक पहुँचाइए, ठीक। तो इसके लिए मैं आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए इसका एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो आशा है कि आप लोग इसको पूरा ज़रूर देखेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, अंत तक देखेंगे। और हाँ, यदि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आप सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका हर एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं, ठीक। और सब्सक्राइब के साथ ही वीडियो यदि अच्छे लगते हो तो उसको लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था, कौन सा था? ऑप्शन ए कह रहा है बनारस अखबार, बी सुधाकर, सी बुद्धि प्रकाश और डी हमारा है सर्वहितकारक, ठीक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? तो उत्तर प्रदेश से जो निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था दोस्तों, वो था हमारा ऑप्शन नंबर ए बनारस अखबार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बनारस अखबार, ठीक है। और यह जो अखबार है ठीक है, इसका जो अखबार है इस अखबार का जो प्रकाशन है ये राजा से प्रसाद सितारे करके थे, उनके द्वारा आरंभ किया गया था। कब? 1845 में, ठीक है। 1845 ईस्वी में इस अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। यूपी विधानसभा के ये पहले अध्यक्ष का नाम पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है पुरुषोत्तम दास टंडन, बी नफीसुल हसन, सी आत्माराम गोविंद खरे और डी श्री मदन मोहन वर्मा, ठीक। तो जो हमारी पहली विधानसभा थी उत्तर प्रदेश की, ठीक, ये थी उत्तर प्रदेश विधानसभा 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है। प्रदेश के जो हमारे उत्तर प्रदेश का विधानसभा हुआ उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे हमारे कौन? ऑप्शन नंबर ए पुरुषोत्तम दास टंडन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं की फसल कब बोई जाती है? यूपी में गेहूं की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन ए सितंबर अक्टूबर, बी जुलाई अगस्त, सी अक्टूबर नवंबर और डी नवंबर दिसंबर। तो यूपी में जो गेहूं की फसल है दोस्त वो बोई जाती है हमारी ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर और नवंबर के लगभग, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर में ये फसल बोई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है, कहाँ है? ऑप्शन ए आगरा में, बी इलाहाबाद में, सी कानपुर में और डी लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का जो केंद्र है वो हमारा स्थित है कहाँ पे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। कहाँ पर है ये लखनऊ में है, ठीक है। और इसका शॉर्ट नेम है ये CAD नाम से, कैड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से? CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, इसका ये शॉर्ट नाम है, ठीक। और ये जो हमारा भारत का एक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र है। कैसा? ये टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है, ये टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट फिर है कि उत्तर प्रदेश में मध्य पुरापाषाणकालीन उपकरण निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए थे? मध्य पुरापाषाणकालीन उपकरण निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए सिंगरौली, बी चकिया, सी बेलन घाटी और डी A, B एवं C, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा क्या? डी, सभी जगह से दोस्त
सिंगरौली से, चकिया से और बेलन घाटी से। ठीक है, इन तीनों जगह से पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए थे। ठीक है, तीनों जगह से हुए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ऑप्शन ए है 10 मार्च 1930, बी 20 मार्च 1931, सी 12 मार्च 1930 और डी 5 मार्च 1931। तो राइट आंसर होने वाला है हमारा यहाँ पर डी 5 मार्च 1931 को। ठीक है, इस पे गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7वां है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? ऑप्शन ए जर्मनी, बी इटली, सी चीन और डी जापान। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है दोस्त वो है ऑप्शन नंबर सी चीन। ठीक है, चीन है। ठीक है, चीन उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से नहीं था। चीन है जो वो 3 ध्रुवीय शक्तियों में से नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है, चलिए अच्छा, पर जो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे जो कौन कौन, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, जापान, ठीक, जर्मनी, जापान और इटली। ठीक, इटली, इन तीनों देशों के बीच एक संधि हुई थी। ठीक है, इस तीनों देशों के बीच एक संयुक्त रूप से त्रिपक्षीय संधि हुई थी। वो हुई थी 27 सितंबर 1940 को। ठीक है, 27 सितंबर 1940 को हुई थी। ठीक है, और जिसके तहत ये तीनों उस समय की कौन सी, ये ध्रुवीय शक्ति थी ये। ठीक है, कौन सी शक्ति थी? ध्रुवीय शक्ति। चलिए नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, बी धान्यागार, सी सस्तंभ हॉल और डी 2 मंजिला मकान। तो जो सबसे बड़ा भवन है मोहनजोदड़ो में वो है ऑप्शन नंबर बी धान्यागार। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी धान्यागार। राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? धान्यागार। ठीक है, ये इसकी लंबाई थी वो 45.71 मीटर। ठीक है, लंबाई थी 45.71 मीटर और इसकी चौड़ाई थी 15.23 मीटर। ठीक है, कितनी थी? 15.23 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? ठीक है, तो जो महरौली का जंग रहित लौह स्तंभ है वो किया था हमारे गुप्त शासक। ठीक है, गुप्त शासक किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। चलिए आगे बढ़ते, अगला है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर ये शानी कहने वाला सुल्तान था। स्वयं को दूसरा सिकंदर कौन कहता था? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक माना जाता है। खिलजी वंश का सबसे योग्य, ठीक है, सबसे योग्य शासक था ये, सबसे योग्य शासक माना जाता था। चलिए नेक्स्ट, फिर हमारा किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब और डी जहांगीर। ठीक, तो रामचरितमानस का जो लिखने का समय है ये करीब लिखी गई थी हमारी 1574 ईस्वी के लगभग। कब लिखी गई थी? 1574
74 ईस्वी के लगभग, ठीक, रामचरितमानस। अच्छा, उस समय जो शासनकाल था वो किसका था? शासनकाल था हमारा किसका? ऑप्शन नंबर बी, अकबर का, ठीक है। अकबर का शासनकाल था जो कब से? 1556 से लेकर 1601 तक रहा। 1556 से लेकर 1601 तक रहा। और इसी के कार्यकाल के दौरान गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट है, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जेवा नहीं बल्कि मन है? स्वाद का वास्तविक स्थान जेवा नहीं बल्कि मन है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि अरविंद घोष, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक और डी स्वामी विवेकानंद। तो स्वाद का वास्तविक स्थान जेवा नहीं बल्कि मन है, ये कथन है महात्मा गांधी जी का। किसका? महात्मा गांधी। राइट आंसर बी। चलिए, क्वेश्चन है कि 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे थे, कौन थे? ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू, बी तेज बहादुर सप्रू, सी लाइनल कार्टिस और डी चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों जो द्विशासन धारणा का परिचित कराया था वो कराया था किसने? मॉन्टेग्यू ने, ठीक है। मॉन्टेग्यू ने द्विशासन धारणा का परिचित कराया था। ये तत्कालीन, ठीक है, 1919 के अधिनियम के समय, ये उस समय के कौन थे? ये तत्कालीन भारत के सचिव थे। भारत के सचिव थे ये, ठीक है, भारत के सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू, पूरा नाम था इनका लॉर्ड मॉन्टेग्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह हैं। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है, इनमें से कौन सा? ए कोलकाता, बी मद्रास, सी तूतीकोरिन और डी विशाखापट्टनम। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। ये पूर्वी तट पर, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये बंदरगाह है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये बंदरगाह है, ठीक है। और ये हमारे देश का सबसे गहरा है, ठीक है। कैसा? सबसे गहरा और सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? मैट्टूर बांध जो है, मैट्टूर बांध, ऑप्शन ए कह रहा है गाबनी, बी कावेरी, सी हेमवती और डी पालार। दोस्त जो मैट्टूर बांध है वो बनाया गया है ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी पर। किस पर बनाया गया है? ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और इस बांध से कर्नाटका, कौन कौन? कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु जो राज्य हैं, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य लाभान्वित होते हैं। चलिए नेक्स्ट, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी बिहार, ठीक। तो जो सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक प्रदेश है वो है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश है जो वो सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा महाराष्ट्र आ जाता है, पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र आता है, ठीक है। दूसरे पर क्या आता है? महाराष्ट्र आता है। और तीसरे पे आता है तमिलनाडु। तीसरा जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो है तमिलनाडु, ठीक। तीसरा सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। चलिए नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक किसान क्रेडिट कार्ड बांटने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक किसान क्रेडिट कार्ड बांटने वाला राज्य कौन सा है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा और डी उत्तर प्रदेश। तो भारत में जो सर्वाधिक किसान क्रेडिट कार्ड बांटे हैं दोस्त, तो वो बांटे हैं किसने? महाराष्ट्र ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी महाराष्ट्र ने, ठीक है। और ये जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना थी ये कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी 1998 में, ठीक है। किस लिए हुई थी? ये जो पहले किसान लोग बड़े बड़े जो साहूकार, सेठ साहूकार होते थे, उनसे काफ़ी उच्च ब्याज दरों पर पैसा लेते थे, ठीक है, जिसको चुकाने में उनका सारा जीवन
खर्च हो जाता था, फिर भी पैसा वो नहीं चुका पाते थे। तो सरकार ने बैंक से, ठीक है, किसानों की जो कृषि उत्पादन हेतु ये ऋण संबंधी एक स्कीम चलाई, ठीक है। काफ़ी जो इसमें जो ब्याज है वो काफ़ी कम है, लगभग सालाना है 11% के आसपास, ठीक है। तो उस रेट पर ये उन्होंने इस दर पर ये योजना चलाई थी, जो कि किसानों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में किस स्थान पर घड़ियाल प्रजनन योजना का आरंभ चल रहा है? ऑप्शन ए तिकरपाड़ा, बी भितरकनिका, सी नंदनकानन और डी कान्हा किसली। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए तिकरपाड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तिकरपाड़ा। और ये कहाँ पर है तिकरपाड़ा? ये है उड़ीसा में। तिकरपाड़ा जो है वो उड़ीसा राज्य में है, ठीक है, उड़ीसा राज्य में। और ये घड़ियाल प्रजनन योजना के तहत, ठीक है, घड़ियाल प्रजनन योजना 1976 के तहत इस केंद्र को बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा साइंस का प्रश्न है कि एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है। तो एक पारसेक है वो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर, ठीक है। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। और ये प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये खगोलीय जो दूरी होती है उसकी इकाई होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ब्लू मून में एक कैलेंडर माह में होता है, ब्लू मून में एक कैलेंडर माह में होता है। ऑप्शन कह रहे हैं एक पूर्णिमा, दो पूर्णिमा, एक अमावस्या और दो अमावस्या। तो ब्लू मून में होती हैं कितनी? 2 पूर्णिमाएँ होती हैं, ठीक। कितनी होती हैं? 2 पूर्णिमाएँ होती हैं, ठीक। अच्छा, एक कैलेंडर माह में ब्लू मून होता क्या है? जब एक कैलेंडर माह में 2 से अधिक पूर्णिमाएँ हो जाएं, ठीक है, ठीक है, 2 से अधिक पूर्णिमा हो तो जो दूसरी पूर्णिमा का चांद होता है उसको ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ब्लू मून। चलिए, फिर है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था भारतीय संविधान लागू? ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारा जो भारतीय संविधान लागू हुआ था ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? ऑप्शन ए संसद, बी लोकसभा, सी राज्यसभा और डी मंत्रिपरिषद। तो ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा संसद, ठीक है। संसद जो है वो किस से मिलकर बनती है? लोकसभा, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और तीसरे राष्ट्रपति, ये तीनों लोग मिलकर, ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जो हैं वो संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये आर्टिकल 79 में संसद के बारे में लिखा हुआ है। जो आर्टिकल 79 है, ठीक है, उसमें लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी, ठीक है। और संसद में कौन कौन शामिल होगा? राष्ट्रपति होंगे और दोनों सदन होंगे हमारे, ठीक है, दोनों सदन होंगे, दोनों सदन मिलकर और राष्ट्रपति मिलकर एक संसद का गठन करेंगे। चलिए, फिर हमारा क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं है? तो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट सचिव, ठीक है। कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल, राज्य मंत्री होंगे, बिना विभाग के मंत्री भी होंगे, यानी ये स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं केवल। और कौन शामिल नहीं होता? कैबिनेट सचिव इसमें शामिल नहीं होंगे। तो राइट आंसर सी। चलिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो आर्टिकल 76 76 के 1 में, ठीक है, 76 1 के तहत कौन? राष्ट्रपति के द्वारा
राइट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के द्वारा भारत में एक महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, भारत में एक महान्यायवादी, ठीक है, यानी हाई कोर्ट के लिए एक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 37, सी अनुच्छेद 40 और डी अनुच्छेद 51। तो आर्टिकल 40 जो है राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर। आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया है। ठीक है, किसके बारे में कहा गया है? ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। आर्टिकल 32 को कहा जाता है संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों का, ठीक है, ये संविधान की आत्मा है आर्टिकल 32। चलिए नेक्स्ट 26वां प्रश्न है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना जो है वो किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर डी, 2005 में। 27वां प्रश्न है कि रेपो दर का संबंध है। रेपो दर क्या कहलाती है? अच्छा, दो दरें होती हैं ये बैंक की, एक होती है रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट, और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, आरआर और ट्रिपल आर। ठीक, तो रेपो रेट क्या कहलाता है? तो रेपो रेट जो है हमारा वो कहलाता है, यहाँ पर आंसर होगा हमारा सरकारी प्रतिभूतियों से और सरकारी बॉन्डों से, ए और बी दोनों से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा, जो रेपो रेट होता है वो क्या होता है कि जो रिजर्व बैंक है, ठीक है, रिजर्व बैंक के द्वारा जो सरकारी प्रतिभूतियां या बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उन पर जो ब्याज दर लगती है, उन पर जो ब्याज दर लगती है वो क्या कहलाती है? रेपो रेट। और जो हमारे रिजर्व बैंक द्वारा इन बैंकों से जब ब्याज पर पैसा लिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। चलिए नेक्स्ट 28वां प्रश्न है कि नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर, नेपानगर ए वस्त्र उद्योग, बी इस्पात उद्योग, सी कागज उद्योग और डी चीनी उद्योग। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर है सी वाला, कागज उद्योग के लिए। ठीक है, नेपानगर जो है ये कागज उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, किसके लिए फेमस है? कागज उद्योग के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट, भारत में जूडो का आरंभ है वो किसने किया था? भारत में जूडो का जो आरंभ है वो किसने किया था? ऑप्शन ए बाईयांग, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी ब्रूस ली। तो राइट आंसर है बाईयांग। किसने किया था? बाईयांग। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे। कहाँ के थे ये? दक्षिण कोरिया के। बाईयांग जो हैं वो दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे। ठीक है, और इन्होंने सर्वप्रथम न्यू दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में जूडो का जो एक प्रशिक्षण देना उन्होंने प्रारंभ किया था। फिर है कि कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है? कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए कह रहा है कि रत्नगिरी, बी दार्जिलिंग, सी नागपुर और डी लखनऊ। तो संतरे के लिए प्रसिद्ध है महाराष्ट्र का कौन सा? नागपुर। ठीक है, नागपुर शहर संतरे के लिए काफ़ी मशहूर है। ठीक है, नागपुर संतरे के उत्पादन के लिए, और दार्जिलिंग है ये पश्चिम बंगाल का, ये चाय उत्पादन के लिए है। ठीक है, दार्जिलिंग जो है वो किसके लिए है? चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए फिर हमारा टाइटैनिक में मुख्य अभिनेत्री का अभिनय किया था, किसने किया था? ये टाइटैनिक एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, उसमें जो लीड एक्ट्रेस थी वो कौन थी? लीड एक्ट्रेस कौन थी? ऑप्शन ए एलिजाबेथ, बी मैडोना, सी रोजगेरी डेक्स्टर
और डी कैट विंसलेट। तो कैट विंसलेट इसका राइट आंसर है। डी कैट विंसलेट ने जो टाइटैनिक मूवी आई थी उसमें मेन जो एक्ट्रेस थी उसका रोल प्ले किया था। फिर पंजाब में ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? पंजाब में ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो पंजाब में जो ललित कला अकादमी स्थित है वो है ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। ये पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, वहीं पर है। 33वां है कि किस शैली में मुस्लिम कलाकारों द्वारा हिंदू धर्म के पौराणिक चित्रों का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए किशनगढ़ शैली, ऑप्शन नंबर बी पटना कलम शैली, ऑप्शन सी बीकानेर शैली और डी बूंदी शैली। तो राइट आंसर है इसका सी, बीकानेर शैली। ठीक है, बीकानेर शैली में हिंदू धर्म के पौराणिक चित्रों का निर्माण किया था मुस्लिम शासकों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डेल्टोनिज्म। प्रोटोनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो जो प्रोटोनोपिया एक बीमारी है, ठीक है, इसमें जो व्यक्ति है वो हमारा ये सारे, ठीक है, हरा रंग, लाल रंग और नीला रंग, ये सब कौन से रंग है? ये प्राइमरी रंग हैं। ये तीनों कौन से रंग हैं? प्राथमिक कलर हैं। इन सबको नहीं देख पाता है। ठीक है, इन सबको नहीं देख पाता है। चलिए क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? शीतलन, ठीक है, ये उसमें शीतलन मतलब कूलिंग किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज होता है उसमें संपीड़ित गैस है जो, ठीक है, संपीड़ित गैस के अकस्मात प्रसारण से होता है। ठीक है, संपीड़ित गैस के अकस्मात प्रसारण से होता है। और इसमें जो कूलिंग के लिए गैस भरी जाती है, ठीक है, वो गैस है फ्रेयॉन। ठीक है, फ्रेयॉन का प्रयोग किया जाता है, इसमें फ्रेयॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। ठीक है, दो निकाय हैं, ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच जो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा है वो किस चीज़ पर निर्भर होती है? तो इनके बीच की जो प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पर निर्भर करती है? उनके अपने तापमान पर। ठीक है, और जो ऊष्मा है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मूव करती है, हाई से लो की ओर मूव करती है। ठीक है, यदि ये अधिक गर्म है और ये कम गर्म है तो जो ऊर्जा है, जो हीट है, वो इस वाले निकाय से इस निकाय की तरफ, ए निकाय से बी निकाय की तरफ, क्योंकि ये कम है तो इसकी तरफ मूव करेगी। ठीक है, चलिए, और जैसे ये कब तक मूव करती रहेगी? जब तक कि दोनों निकायों का समान तापमान ना हो जाए। नेक्स्ट है कि सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? ऑप्शन ए विकिरण, बी चालन, सी संवहन और डी विसरण। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंचती हैं विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण। राइट आंसर है हमारा ए, विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। नेक्स्ट है किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से जो लगभग ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो लगभग होती है 36,000 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर के लगभग होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो हाइड्रोजन गैस कौन सी प्रक्रिया करेगी उत्पन्न? जल का विद्युत अपघटन? नहीं। लाल तप्त लोहे पर से भाप गुजारना? नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रतिक्रिया? और ऑप्शन नंबर डी है हमारा उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा कौन सा?
इससे भी निकलती है, इससे भी निकलती है और इससे भी निकलती है, तीनों से निकलती है। तो राइट आंसर होगा हमारा उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी से निकलती है। नेक्स्ट, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक, वायु क्या है? वायु है जो, वो क्या है? वायु है हमारी एक, वायु में कई सारी गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो वायु क्या हो गया? मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, मिश्र धातु में क्या है कि मिश्र धातु में एक निश्चित तापमान पर दो वस्तुओं का मिश्रण, दो या दो से अधिक, एक निश्चित क्या बोलते हैं उसको, रेशियो में, ठीक है, एक निश्चित रेशियो में दो या दो से अधिक चीज़ों का मिश्रण मिलाना मिश्रण कहलाता है। वो मिश्र मतलब मात्रा उसमें निर्धारित रहती है कि कितने कितने प्रतिशत है। ठीक है, और मिक्सचर में कोई मात्रा निर्धारित हमारी नहीं रहती है। ठीक है, तो जो हमारा पीतल है वो एक मिश्र धातु है। अच्छा, पीतल में कौन कौन होता है? 70% इसमें होता है तांबा, ठीक है, और 30% होता है इसमें जस्ता। ठीक है, 70% तांबा और 30% जस्ता। चलिए नेक्स्ट, 41वां की वायु की संघटक गैसें सामान्यता होती हैं। वायु की संघटक गैसें सामान्यता होती हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बी केवल नाइट्रोजन, सी केवल ऑक्सीजन और डी केवल कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वायु की जो संघटक गैसें होती हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। सबसे अधिक पाई जाती है हमारी नाइट्रोजन लगभग 78% और 21% के लगभग हमारी क्या होगी? ऑक्सीजन। 8 ग्राम गंधक को H2 बनाने के लिए जलाया जाता है। जो क्लोरीन जल द्वारा ऑक्सीकृत है, इस घोल को तब BaCl2 से उपचारित किया जाता है। अवक्षेपित BaSO4 की मात्रा होगी, अवक्षेपित BaSO4 की मात्रा इसमें निकालनी होती है। ठीक है, तो चूँकि जो हमारा सल्फ़र है उसका परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार होता है 32 ग्राम। ठीक है, सल्फ़र का जो परमाणु भार होता है 32 ग्राम। ठीक है, अच्छा, 8 ग्राम सल्फ़र का मतलब क्या हो गया? 8 ग्राम सल्फ़र का मतलब हो गया कि इसका 1/4 भाग। ठीक है, 32 का कितना? 1/4, 1/4 भाग यानी 8 ग्राम सल्फ़र हो गया हमारा। ठीक है, तो BaSO4 की मात्रा का भी क्या होगा? 1/4 यानी 1/4 0.25 अणु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी 0.25 अणु। चलिए नेक्स्ट, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कह रहे सोडियम बाइकार्बोनेट, बी एल्यूमिनियम सल्फेट, सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक जो सोडा है उसका रासायनिक नाम होता है डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो प्रयोग है वो साबुन उद्योग में किया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और साथ में रेशम उद्योग में। ठीक है, किसमें? रेशम उद्योग में होता है। ठीक है, और पेट्रोलियम को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स है जो वो स्पंदन में, ठीक है, खून के स्पंदन में सहायता करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारू विषाणु जनित है? कौन सी बीमारू विषाणु जनित है? ऑप्शन ए टाइफाइड, बी टीबी, सी हैजा और डी हेपेटाइटिस। तो विषाणु जनित है हमारी हेपेटाइटिस। राइट आंसर हो जाएगा डी, हेपेटाइटिस। ठीक है, ये इससे हमारा जो यकृत है वो प्रभावित होता है। ठीक है, इससे लीवर जो है हमारा वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट है
ORT मौखिक पुनः जलयोजन चिकित्सा किसके रोगोपचार से संबंधित है? ORT इंग्लिश में करेंगे ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ORT मतलब ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ये किसके उपचार से, रोगोपचार से संबंधित है? तो ORT जो है वो है अतिसार से। ऑप्शन नंबर डी अतिसार से। ठीक है, किससे संबंधित है? अतिसार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया, तो ये है हमारा प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड, हिंदी में मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज है। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज है। क्या है आवश्यक खनिज? ए क्लोरीन, बी आयोडीन, सी लौह और डी सोडियम। तो इसके लिए जो क्रोमेटिन और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज है वो है हमारा राइट आंसर सी आयरन। ठीक है, क्या है? लौह। ठीक है, और लौह की जो कमी है तो उसकी कमी से क्या हो जाता है? रक्त अल्पता हो जाती है। ठीक है, रक्त अल्पता। नेक्स्ट है निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता को समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरा को कहते हैं ई कचरा। राइट आंसर हो जाएगा क्या? ई कचरा। नेक्स्ट है मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मल्टी प्रोग्रामिंग, बी नेटवर्किंग, सी मल्टीटास्किंग और डी मेमोरी मैनेजमेंट। तो राइट आंसर है यहाँ पर डी मेमोरी मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट, अभी यहाँ से हमारी आ जाती है हिंदी। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रही हिंदी। पहला क्वेश्चन है कि मार्ग का पर्यायवाची शब्द लिखिए। मार्ग, ठीक है, मार्ग का पर्यायवाची होना चाहिए। ऑप्शन कह रहे हैं, ए कह रहे हैं कि माघ, नहीं होगा। माह नहीं होगा। मास नहीं होगा। मार्ग मतलब होता है रास्ता। ठीक है, राह या रास्ता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर है कि 52वां क्वेश्चन है कि वाक्य को सही क्रम में लिखना है। 52वें क्वेश्चन में क्या करना है? वाक्य को सही क्रम में लिखना है। तो सही राम भक्त होने के नाते तुरंत राजी हुए सीता से मिलने के लिए अंजनी पुत्र हनुमान। तो पहला आएगा हमारा राम भक्त होने के नाते अंजनी पुत्र हनुमान सीता से मिलने के लिए तुरंत राजी हुई। एक, फिर है 4, 1 4 3 और 2, ये जाएगा बी में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। 1 4 पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट फिर है कि भूतकाल में बदलिए। भूतकाल में बदलना है बच्चे चिल्ला रहे हैं। भूत में बदलना है मतलब चिल्ला रहे थे। भूतकाल में रहे थे, रहा थे। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। भेद बताना है इसमें क्रिया विशेषण का। मैं उसे भली भांति जानता हूँ। मैं उसे भली भांति जानता हूँ मैं कौन सा क्रिया विशेषण है? भली भांति। ऑप्शन ए रीतिवाचक, बी कालवाचक, सी स्थानवाचक और डी परिमाणवाचक। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है वाक्य शुद्ध कीजिए। वह दंड देने योग्य है। वह दंड देने योग्य है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, वह दंड के योग्य है। ऑप्शन नंबर ए, वह दंड के योग्य है। चलिए नेक्स्ट क्रिया के भेद लिखिए। क्रिया का भेद बताना है यहाँ पर।
और क्वेश्चन है कि वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही है, सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक और द्विकर्मक। तो वह खाना खा रही में है, क्या खा रही है, क्वेश्चन करेंगे क्या खा रही है, तो खाना खा रही है, तो ऐसे में आ जाएगी हमारी क्या, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्या का जो जवाब आया तो हमारी कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान भरिए। पैसों को जेब के कहाँ रखते हैं, जेब के अंदर, पैसों को जेब के अंदर रखो, आएगा यहाँ पे अंदर के अंदर, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट, संज्ञा के भेद लिखिए। 58वां क्वेश्चन है, संज्ञा के भेद लिखना है कि भारतीय सेना की वीरता विश्व प्रसिद्ध है। इसमें वीरता कह रहे हैं कि वीरता कौन सी संज्ञा है, वीरता जो है वो क्या है, एक भाव है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक वहाँ होती है जहाँ संपूर्ण जाति की बात हो, व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष की बात होती है, ठीक है, और समुदाय मतलब ग्रुप की बात हो, वहाँ पर हमारा समुदायवाचक होगा। मुहावरे का अर्थ लिखना है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। देखते हैं ऑप्शन ए कह रहे अपने लिए अलग खाना पकाना, गलत। केवल खिचड़ी खाना, गलत। साथ मिलकर ना रहना, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, साथ मिलकर ना रहना। चलिए नेक्स्ट है, मुहावरे का अर्थ लिखिए उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना, ए कह रहे चिड़ियों के बारे में जानना, बी चिड़ियों का अध्ययन करना, सी चिड़िया पालना और डी रहस्य की बात जान लेना। राइट आंसर हो जाएगा रहस्य की बात जान लेना। फिर विशेषण के भेद लिखिए। मुझे 4 गज कपड़ा चाहिए, यहाँ पे 4 कह रहे 4 क्या है, 4 कैसा विशेषण है, 4 ठीक है, 4 है एक क्या संख्या, तो विशेषण कौन सा होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी संख्यावाची, बी, ऑप्शन नंबर बी संख्यावाची। चलिए नेक्स्ट है, वाक्य को सही क्रम से लिखिए। फिर आ गया क्रम। सीता जी की इच्छा अनुसार रामचंद्र जी जंगल के भीतर पहुंचे सोने के हिरण को पकड़ने, उसके पीछे भागते भागते, उसके पीछे भागते भागते। तो सीता जी की इच्छा अनुसार, सीता जी की इच्छा अनुसार सोने के हिरण को पकड़ने, उसके पीछे पीछे भागते भागते रामचंद्र जी जंगल के भीतर पहुँचे, ठीक है। सीता जी की इच्छा अनुसार सोने के हिरण को पकड़ने, तो ये जा रहा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर कौन सा हो रहा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, फिर कि अप्रत्यक्ष वार्ता में लिखना है इसको। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा आप लोगों को कौन सा रंग पसंद है, अप्रत्यक्ष बात। तो अध्यापिका ने बच्चों से पूछा कि आप लोगों को कौन सा रंग पसंद है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द लिखना है उत्थान। उत्थान का मतलब ठीक है उन्नति होना, तो उत्थान का जो अपोजिट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पतन होता है। उत्थान का क्या होता है, पतन, राइट आंसर सी। नेक्स्ट, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जिसकी गहराई का पता ना चले। जिसकी गहराई का पता ना चले तो वो होता है अथाय, ठीक है। 65 में का हो जाएगा हमारा सी, जिसकी गहराई का पता ना चले वो होता है क्या, अथाय होता है, अथाय। पर्यायवाची शब्द लिखिए विश्वास। विश्वास का जो पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए कह रहे विश्वसनीय, भरोसा, सी विश्वास पात्र और डी विश्वास योग्य। तो विश्वास का जो पर्यायवाची होगा वो होगा भरोसा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी भरोसा। नेक्स्ट, विलोम शब्द लिखना है शाश्वत। शाश्वत का विलोम क्या होगा, शाश्वत का विलोम होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्षणिक। क्या होगा, शाश्वत का क्षणिक। शाश्वत का अर्थ होता है सदा रहने वाला, सदा रहने वाला। क्षणिक का मतलब थो अल्प समय के लिए। नेक्स्ट, क्षण भर के लिए। सही शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है यहाँ पर। मोहन की बुद्धि, ठीक है, मोहन की बुद्धि कैसी होगी, मोहन की बुद्धि जो है कह रहे कि तेज होगी, विशाल होगी, घना या बड़ा। तो मोहन की बुद्धि होगी तेज, राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहन की बुद्धि तेज है। वाक्य शुद्ध कीजिए। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है।
जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ठीक है, तो घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर नहीं होता है, कैसा होता है, घनिष्ठ होता है। राइट आंसर होगा डी, जीवन और साहित्य का कैसा संबंध होता है, घनिष्ठ। चलिए, बर्तनी, बर्तनी शुद्ध कीजिए। प्रदर्शनी कैसा लिखा जाता है, प्रदर्शनी जो है वो लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रदर्शनी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो इसी के साथ हमारे आज के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।